चलो, जो नेक्स्ट पार्ट बचा इस चैप्टर का वो खत्म कर लेते हैं अपन। मैंने आपको आरबीआई के फंक्शंस पढ़ा दिया था, मैंने आपको कैपिटल और मनी मार्केट का डिफरेंस बिटवीन पढ़ा दिया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं सर? कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बोरोअर और इन्वेस्टर के बीच के गैप को कम करते हैं। तो कैसे? इन्वेस्टर अपना पैसा बैंक में जमा करता है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, वही पैसा फिर बैंक देता है बोरोअर को इन टर्म्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस। बराबर है ना? लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है मतलब लोन के लिए जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है मतलब एडवांसेस के लिए जा रहा है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। हम किस रूप में पैसा जमा कर सकते हैं उसमें? सिंपल सा थॉट है सर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी। फॉर एग्जांपल टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? आरडी, एफडी। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि हम अपना पैसा कभी भी वहां से निकाल सकते हैं, हमारे हिसाब से चलता है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इनका मेन काम क्या है? लोगों के पैसे को लेना, सेविंग को, हमारा सेविंग है ना, फिर उसको एलोकेट करना वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमसे पैसा लिया और फिर मल्टीपल लोगों को, उससे मल्टीपल सेक्टर्स को उसको लोन के रूप में दिया, एडवांसेस के रूप में दिया। बराबर है कि नहीं? बराबर है। इसमें दो प्रकार के बैंक से बोल रहा है वो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो आरबीआई के शेड्यूल को फॉलो करते हैं, और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? आपको 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। ये वो बैंक होते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल को फॉलो करते हैं। सेकंड शेड्यूल में लिखा है कि किन से पैसे लेने हैं डिपॉजिट के रूप में, वो पैसा कितने समय के लिए लेना है, उस पैसे का क्या यूज होना चाहिए, वो पैसा किन लोगों को लोन के रूप में जाना चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक को आप डिवाइड करें तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल एंड फॉरेन। इसकी डेफिनेशन भी लिखी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। बैंक का मेन काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। पैसा लेना है किसी को देने के लिए, बराबर है ना। और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, उसे वापस करना है ऑन डिमांड यानी डिमांड डिपॉजिट, और अदरवाइज यानी टाइम डिपॉजिट। या फिर लोग उस पैसे को कैसे यूज करते हैं? विड्रॉल बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ऑर्डर, मतलब अपने कहने पर किसी और को दे देंगे, और अदरवाइज। यानी बैंक इतने सारे फंक्शन करता है। पहला क्या था? लैंड करना पैसों को, या इन्वेस्ट करना, या आपके दिए हुए पैसे को कभी भी कहने पर वापस कर देना, या आप उस पैसे को चेक के थ्रू निकाल सकें, या आप डीडी, यानी जब डीडी का मतलब क्या होता है? आप किसी भी बैंक में जाके एक डीडी बनवाइए, वो बैंक से पैसा किसी इंस्टीट्यूशन को चले जाएगा और आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, या आपके ऑर्डर पर जब किसी और को पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया या प्रॉमिसरी नोट हो गया। प्रोफेसर के एस क्रॉन्स क्या कहते हैं? के एस क्रॉस, अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, इसका मतलब कहता है मिडिल मैन, अ डीलर इन लोन्स एंड डेब्ट्स। इसका मेन मकसद क्या है? जो पैसा आया उसको लोन के रूप में दिया, और जो पैसा उसके पास आया वो कैसे रखा उसने? एज ए डेट्स, क्योंकि जिन लोगों का पैसा उसके पास है उसे वापस तो करना ही करना है, करना है कि नहीं करना है। तो इनके मेन फंक्शंस क्या है जो आप ऑलरेडी उसी में पढ़ चुके हैं। सर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, जो डिपॉजिट डिमांड पे वापस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट, विड्रॉबल ऑन डिमांड, है ना। डिमांड डिपॉजिट के 2 पार्ट है। करंट अकाउंट, पहला करंट अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेसमैन ओपन करता है, जिनको रेगुलर मनी फ्लो की जरूरत पड़ती है, रोज पैसे की भरने की जरूरत पड़ती है। करंट अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड बिजनेस ट्रस्ट। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट पर, मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं उसकी। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, एक लिमिट के तौर पर। हर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की अपनी एक लिमिट होती है, डिपेंड अपॉन कि आप कहाँ के कस्टमर है, कौन से बैंक की फैसिलिटी है, और कितने पुराने कस्टमर है, और कितने बल्क में आप अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। सेविंग अकाउंट हमारे जैसे लोग रखते हैं, जो फिक्स इनकम वाले लोग होते हैं, जिनके पास में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो रोजमर्रा में पैसा नहीं कमाते, महीने के महीने उनका पैसा मिलता है, ठीक है। इस पे मिलेगा आपको ऐसा लिखना, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, और इस पे मिलता है नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल रही है। एक्चुअली आपको डिफरेंस बिटवीन में काम आ जाएगा। एक हो जाता है मीनिंग, एक हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक हो जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो एक में है और एक में नहीं है, ठीक है। और पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रेगुलर मनी फ्लो, वर्किंग कैपिटल के लिए, और इसका पर्पस क्या है कि लोग अपने पैसे को सेव करें फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। टाइम डिपॉजिट के 2 पार्ट है, सिंपल सा है। पहला है रिकरिंग डिपॉजिट, जो पैसा हम रोजमर्रा में जमा करते हैं अपने पार्ट ऑफ इनकम का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपने देखा होगा सब्जी वाले, फ्रूट वाले, इस तरीके के लोग आपने देखा होगा। आरडी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी कहते हैं। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा हम लमसम में जमा कर दें और एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो जमा हो जाता है,
है ना, और आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें। बेसिकली आपने देखा होगा मैरिज या एजुकेशन के लिए लोग पैसा जमा करते हैं एफडी करो, फिर इनका मेन फंक्शन क्या है, पैसा तो ले लिया इन्होंने आपसे, अभी आप उसी पैसे से क्या देंगे लोगों को, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर 2 साल तक का लोन दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, 2 से 5 साल तक का दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मीडियम टर्म लोन, और अगर मोर देन 5 ईयर्स का दे रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये आता है वर्किंग कैपिटल के लिए, क्योंकि रोजमर्रा में जिनको लगता है ये आपको किसी प्रकार की मशीन को चेंज करना है या कोई नॉर्मल चेंजेस लाने बिजनेस में, अगर आपको परमानेंट चेंजेस लाने बिजनेस में, लाइक स्ट्रक्चर चेंज करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लगता है। और एक लोन वो होता है जो बैंक के बीच में ट्रांसफर होता है, मतलब बैंक टू बैंक। जब किसी बैंक के पास इनसफिशियंटली ऑफ फंड्स होता है, मतलब पैसा नहीं है मगर उसके लोगों को पैसा चाहिए, कस्टमर को, तो वो एक बैंक से लोन लेगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 14 डेज। मतलब आज जैसे लोन लिया है तो 2 से 14 दिन में वापस करना होगा पैसा, ठीक है? इसको बोलते हैं हम कॉल लोन, कि 2 से 14 दिन में कभी भी बैंक कॉल करके अपना पैसा दूसरे बैंक से वापस मांग सकता है। जितना लोन ज्यादा होगा इतना इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा। फिर होते हैं एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या होता है, जो अप टू 1 ईयर के लिए आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 1 ईयर। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है भैया, कि आपके बैंक में अगर करंट अकाउंट नहीं भी है तो आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको क्या होगा, बैंक क्या करेगा, आपका एक लोन अकाउंट खोलेगा, पैसा वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ जमा करनी पड़ सकती है आपको, है ना, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ सकती है। उस पर आप जैसे एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दिया, तो अगर आपने 50,000 विड्रॉ किए तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 50,000 पे, ये आपको ध्यान रखना। और लोन में क्या होता है, अगर 1 लाख चले गया लोन अकाउंट में तो आप यूज करो ना करो, आपको पूरे अमाउंट का जितना आपको ट्रांसफर हो जाएगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फर्क है दोनों में। और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक सेलर है, मतलब ड्रॉर, उसने एक बिल बनाया, उधारी पे सामान किया, क्रेडिट सेल्स, है ना, बायर के नाम पर, मतलब ड्रॉई, ठीक है, बराबर है। 3 महीने का बिल बनाया कि भाई 3 महीने में मैं आपसे पैसे लूंगा, और उस बिल पर इस ड्रॉर ने क्या किया, पेई का नाम लिख दिया, बोला या तो पैसे मुझे देना या मेरे कहने पर इसको देना, ठीक है। पेई कैन बी अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब पेई को पैसे समझ, पेई ने क्या किया, ड्रॉई से बिल लिया एक्सेप्ट होने के बाद, और बैंक के पास चले गया समय से पहले, उसको ना 3 महीने से पहले पैसे की जरूरत आन पड़ी, तो बैंक बोलेगा समय से पहले पैसे दे रहा हूं तो क्या काटूंगा, डिस्काउंट, है ना। तो बैंक के लिए एक बहुत बड़ा कमाने का जरिया होता है डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, जब आप बिल को समय से पहले मैच्योर कराने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा दी जाती है। क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा समझाता हूँ, आई होप आपको समझेगा, मतलब मैं आपको इसको एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तभी दिमाग में घुसेगा, नहीं तो आपको जाने ही नहीं वाला दिमाग में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। देखो कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है ए, ध्यान से सुनो, ठीक है। उस बैंक में फॉर एग्जाम्पल तौसीफ ने आके 1 लाख रुपए जमा कर दिए, कितना, 1 लाख। तो इस बैंक के लिए ये 1 लाख हुआ, ध्यान देना, प्राइमरी डिपॉजिट, क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। अब 1 लाख रुपए मैंने या तो डिमांड में या टाइम में जमा किया होगा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम में, फ्रेश पैसा है ना, मैंने लाया और जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, बेसिक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट समझ में आएगा, बट ये रियलिस्टिक में होता है। अब बैंक क्या करेगा, अब इसी बैंक से बैंक क्या करेगा, कुछ पैसा, मतलब 10% पैसा समझ लेते हैं, रिजर्व कर लेगा फॉर डेली वर्किंग कैपिटल। बैंक को रोज भी तो पैसे लगेंगे, और इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से वो 10% रिजर्व कर रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए में लेने तो नहीं आ जाऊंगा कल उसके पास, ऐसा है ना, डेली वर्किंग कैपिटल। और 90,000 का क्या करेगा बैंक, ये बैंक है, ध्यान देना। अब मान लेते हैं काशिफ ने 90,000 का लोन लिया इस बैंक से, ध्यान देना। अब सुनो, तो 10% अलग करने के बाद कितने पैसे बचे, 90 के, और 90 के से क्या क्रिएट किया उस बैंक ने, लोन। तो ये जो रिजर्व करने के बाद पैसे बचे और उससे जो लोन क्रिएट किया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट।
या डेरिवेटिव डिपॉजिट। अब डेरिवेटिव का मतलब तो पता है, जो किसी और पे डिपेंड है। तो ये सेकेंडरी डिपॉजिट किस पे डिपेंड है? प्राइमरी पे। अगर ये 1 लाख ही नहीं आते तो 90,000 कहाँ से क्रिएट होता है? समझ में आ रहा है? मतलब डिपॉजिट ही नहीं आएंगे तो लोन कहाँ से क्रिएट होगा? तब समझा कि कैसे लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट्स पे डिपेंड है। पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। काशिफ ने ये पैसा लिया लोन के रूप में किसी को देने के लिए, भाई बिजनेस करता है ना, किसी को पे करना था। तो मान लेते हैं उसने वो पैसा दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने पैसा दिया मनीष को। मनीष ने बहुत प्यार मोहब्बत से बोला प्लीज़ पैसे दो, हम मान गए। ठीक है, मनीष को जैसे ही 90,000 मिले, मनीष ने पैसा जमा किया अपनी बैंक में, उसकी बैंक का नाम था बी। ठीक है, अब ये 90,000 रुपये इसने जमा किया अपने डिमांड डिपॉजिट में, करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट। तो ये 90,000 रुपये इस बैंक के लिए हुए प्राइमरी डिपॉजिट, फ्रेश डिपॉजिट है ना। अब ये बैंक क्या करेगा, जल्दी बोलो। अब ये बैंक क्या करेगा, इसमें से 10% अलग करेगा रोजमर्रा के वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, कितना अलग हो जाएगा इसका 10%? 9,000 रुपये है ना। और 81,000 जो बचेंगे, अब उसमें से क्या प्रोवाइड करेगा वो, जल्दी बोलो किसी को? लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये जो 81,000 बचे इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव, जो किस पे डिपेंड था? प्राइमरी पे। प्राइमरी नहीं आता तो सेकेंडरी कहाँ से होता है? तो ऐसे ही 81,000 घूमते रहेंगे ना, किसी और को पे करना, किसी और को, ऐसे ही घूमते रहेगा। तो कभी कभी एक प्राइमरी बनेगा, कभी कभी ये सेकेंडरी बनेगा। प्राइमरी बनेगा तभी सेकेंडरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तब तक के घूमते रहेगा जब तक कि इतना छोटा ना हो जाए जिससे हम क्या ना क्रिएट कर पाए, लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब यही होता है। क्या लिखा देखो, क्या लिखा पढ़ो। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ, क्या जमा होते हैं यहाँ पर, पढ़ते जाओ। इसको हम क्या कहते हैं, है ना, उसमें से कुछ पैसा हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, है ना, रोजमर्रा के लिए रिजर्व्स। इसको आप कैश रिजर्व्स भी कह सकते हैं। जो बैलेंस अमाउंट उससे क्या क्रिएट करते हैं, जो बैलेंस अमाउंट उसको हम क्या बोलते हैं, अब भी बताया। अब उसमें उसने एग्जांपल दे दिया है कि व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन टू इट्स कस्टमर ही था ना काशिफ उसका, उसको मनीष को पैसे देने थे। उसने क्या किया, लोन अमाउंट को उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया, है ना, है कि नहीं भाई। आफ्टर मीटिंग उसने कुछ पैसा अलग कर दिया उसमें से, जब आपने लोन पे किया उसको, तो उसने वो लोन अमाउंट जो था किसको पे किया, मनीष को। फिर ये जो बैंक है उसने क्या किया, रिजर्व्स को अलग किया। वो एक्चुअली सेकंड वाले एग्जांपल से समझा रहा है, मैंने आपको शुरू से समझाया जीरो से। लेकिन द बैंक दैट, बैंक बी को मिला था ना कितना, 90 के मिला था कि नहीं। उसने क्या किया, कुछ पोर्शन को अलग कर लिया 9,000, बाकी पोर्शन देखो लिखा ना, और बाकी पोर्शन को क्या करेगा, वो भी लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे तो चलता है काम। जब जब उनको डिपॉजिट मिलेंगे उससे क्या क्रिएट करेंगे, वो लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, समझा क्या भाई, है ना। अच्छा पॉइंट था। कोऑपरेटिव बैंक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोऑपरेटिव बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, छोटे व्यापारी, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, ऐसे लोगों को लोन देना जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना। इनका अलग ही सेक्शन है, इनके अलग ही प्रोविजंस है, इनके अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या लिखा देखो, कब आया एक्ट, इसको मदद करता है क्योंकि ये सबकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाता ना, इसलिए इसको बनाया गया है। किसको दे रहा है ये लोन, लोकल लोगों को। क्लियर है नहीं क्लियर है? द कोऑपरेटिव सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि 3 इंस्टीट्यूशन इसके, गांव देहात पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इट्स लाइक हायरार्ची, ऐसी स्टेट लेवल पर तो कम ही होगा ना, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर प्राइमरी। सबसे ज़्यादा गांव है इसलिए ये पोर्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये एक्चुअली एक दूसरे के अंडर आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी तो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, कि आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस में डायरेक्ट नहीं आते। ठीक है, समझ में आया? इनका मेन पर्पस ही वही है कि छोटे व्यापारियों को, लोकल पॉपुलेशन, ये बना ही हुआ है। ये इनका एपेक्स बैंक है। हमारे यहाँ पर है गोंदिया भंडारा कोऑपरेटिव बैंक, महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है,
आपने एक चीज़ गौर किया, यहाँ बैंक लिखा है और यहाँ सोसाइटीज़ है, तो आपको गांव देहात में सोसाइटीज़ ही मिलेंगी बेसिकली। अब इतना समय है नहीं अपने पास में अभी ये करने का, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। अब कुछ बैंक ऐसे होते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखते हैं इसमें लोन जाएगा उन लोगों के लिए जो डेवलपमेंट के लिए पैसे का यूज़ करेंगे। देखो क्या लिखा है, पढ़ते जाओ फटाफट। डेवलपमेंट ऑफ क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इनके ये मेन इंस्टीट्यूशन कब बना था, IFCI 1948। अपने को ऐसे ही पढ़ना है। अपन ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर बैंक रहा है ये, जो रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर में RRBs क्रिएट करता था, रीजनल रूरल बैंक्स। यही सब होते हैं, स्पेशल बैंक्स कहते हैं इनको। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशंस, है ना, किसके बाद में, 1991 के बाद में। NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है। इन्होंने अपनी बहुत सारी क्या बना ली है, सब्सिडीज, जो गांव देहात तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है ना। कौन कौन सी सब्सिडीज आती है इनके अंडर, देखो भैया, बहुत सारे क्या आते हैं इनके अंदर, वाओ, कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि ICICI, इट इज, अगर उसका फुल फॉर्म देखेंगे आप तो क्या है, उसका इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्री के लिए ही लोन बैंक बनाता है। फिर कंज्यूमर फाइनेंस, जो लोग अपने से गाड़ी खरीद रहे हैं कुछ, है ना, कुछ फ्रिज वॉशिंग मशीन, तो उसका फाइनेंस करने के लिए, डाउन पेमेंट पे करने के लिए। ब्रोकिंग शेयर्स वेंचर्स, लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल चाहिए कंपनियों को इक्विटी के रूप में, वो उसके लिए, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं, इक्विटी के रूप में लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स, है ना, अब ये यूनिवर्सल बैंक का रूप ले चुके हैं। RBI भी इनको एक पूरी तरीके से एक्सेस दे चुका है। इसमें एग्जांपल लिखे ना, ICICI हैज बिकम, पहले वो एक इंस्टीट्यूशन था, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, नाउ एक सबसे बड़ा बैंक हो चुका है इस देश का। हुआ है कि नहीं हुआ? लिखा है देखो ना, ये सब्सिडरी बैंक है इसका। पहले एक सिर्फ क्या था, ये इंस्टीट्यूशन। DFHI क्या है ये, द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना, अब डिस्काउंट वर्ड आ गया, मतलब बिल्स को डिस्काउंट किया जा रहा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया जा रहा है, वो 88 में आया है। और मनी मार्केट, मनी मार्केट आ गया मतलब बैंक, मतलब शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर। इसको एक वागुल कमेटी ने रिकमेंड की थी। इसमें जो पैसा लगाया गया था किसके द्वारा था, RBI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। कोई डिस्काउंट का मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा ना, बैंक बिजनेसमैन को फैसिलिटी देने के लिए बनाया गया था बेसिकली, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जैसे अब किसी बिजनेसमैन को ट्रैक्टर खरीदना है, तो वही 6 लाख का ट्रैक्टर है, तो मान लो वो 2 लाख दे पाया तो 4 लाख ये दे देगा, बाद में इंटरेस्ट के साथ वसूल कर लेगा। अब कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है जो हमारे देश में हजारों सदियों सालों से, है ना, कुछ ट्रेडिशनल बैंकर्स, साहूकार, महाजन, इंजीनियर्स का मतलब ये था ट्रेडिशनल। बहुत सारे मनी लेंडर्स और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। हर वो ऐसा आदमी जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो एग्जॉर्बेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, बहुत ज्यादा, है ना। और ये गांव देहात में आज भी चलता है, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं मार्केट से पैसा उठाना, या पटेलों से, या साहूकारों से, या महाजनों से। क्या लिखा है देखो इनके बारे में, ये वो इंटरमीडिएरीज हैं, मिडिल मैन है, जो बैंक की तरह काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा देते हैं हुंडीज बना के। हुंडीज का मतलब क्या होता था, प्रॉमिसरी नोट, ये वादा करो पैसे दोगे, नहीं दिए तो तुम्हारी माँ के कंगन बेच देंगे, है ना, तुम्हारी गाय उठा के ला लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता था क्योंकि हर गांव देहात में डिफरेंट कस्टम्स चलते हैं, रीति रिवाज। क्या लिखा है इसमें, कि बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोशल स्टेटस को। हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेंगे आपको, बट जहाँ अनबैंक, मतलब जहाँ बैंक नहीं है, वहां पर अभी भी यही लोग काम करते हैं। बैंकर्स मतलब ये बेसिकली इंडिविजुअल्स है भाई, हैं, या इनके खुद के ग्रुप बने हुए जो अनऑर्गेनाइज्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है। मनी लेंडर्स, ये तो आपको पता ही है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना 50%, है ना। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है बट और अनऑर्गेनाइज्ड है। बराबर है कि नहीं बराबर है। और ये जो है, ये तो साहूकार महाजन टाइप के लोग, ये तो खत्म कर देते हैं। आपको हर चीज के लिए पैसा देंगे, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, अनप्रोडक्टिव पर्पस भी लिखा है ना, फोकट की चीजों के लिए भी देंगे, बर्बाद करने के लिए भी देंगे आपको। किस किस को लोन देते थे लोग, लेबरर्स, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर जिनके पास एक जमीन का टुकड़ा बचा है, आर्टिशियंस, कलाकार, मनी लेंडर्स।
अभी इन पे बहुत कदम मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया आरबीआई ने, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को, बोला ना 50%। और कुछ अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी है, जैसे चिट फंड वाले। चिट फंड, पैसा लगाओ 2 साल में डबल, 1 साल में डबल, चिट्ठी निकलेगी तो पैसा मिलेगा आपको, है ना। ये सब फालतू की चीज़ें आज भी चलती हैं। ठीक है, क्या लिखा है चिट फंड में? मेंबर्स को बोला जाता है कि रेगुलरली आपको कंट्रीब्यूट करना है, फिर वो एक ड्रॉ होगा, लॉटरी निकलेगी जिसमें जिसका नाम आएगा उसको म्यूचुअली, इसको बीसीबी कहते हैं, कमेटी भी कहते हैं इसको, आपने सुना होगा ये चीज़, है ना। चिट्ठी रहती है, जिसका नाम आएगा उसको मिल जाएगी। इट इज़ मोर लाइक, ये तो बिडिंग जैसे होगी, मतलब जैसे सट्टे जैसा हो गया। जो पैसा आपने जमा किया फिर चूजन मेंबर को मिल जाता है। ठीक है, कहाँ काम होता है? कमेटी बोलते हैं, केरला और तमिलनाडु। ये भी वो, ये निधि मतलब एक दूसरे की मदद के लिए पैसे जमा करना, लिखा है ना। रीजनेबल रेट ऑफ, मगर ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है और आरबीआई के अंडर नहीं है। पैसा डूबा तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और लोन कंपनीज जो है ये लोन देती हैं ट्रेडर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को, बड़ी अनरेगुलेटेड है इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला, मैंने अभी बताया बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन चलते हैं, लोन चलता है, आज लोन लिया आपने 2 से 14 दिन में वापस करना है, तो क्या बोलते हैं देखो, दिख रहा है, कॉल नोटिस, तुरंत पैसे वापस लेना तुरंत। जब किसी बैंक में इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स होता है, जैसे नोटबंदी के टाइम पर हुआ होगा शायद। ट्रेजरी बिल बेसिकली आरबीआई इशू करता है जब उसको गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे पे करने। ट्रेजरी बोर्ड इसलिए क्योंकि आरबीआई खजाना है ना गवर्नमेंट का, और कितने समय के लिए पैसे पे करने, तो 3 प्रकार के बिल बनते हैं, T91, T182 और T364। 1 साल से कम का ही हुआ ना, 364 इसलिए 51 दिन का, है ना। अगर आप जोड़ेंगे तो 3 महीने मिला के 51 दिन ही होते हैं, 6 महीने का और ईयरली। कमर्शियल पेपर से ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, मतलब इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, पैसे डूब भी सकते हैं। प्रोमिसरी नोट है, ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो कमर्शियल पेपर कहते हैं। B2B, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है को प्रोमिसरी नोट। कौन इशू करता है और कौन? DFI फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। और कमर्शियल बिल है, ये इशू करते हैं बेसिकली, यहाँ लिखना आप NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लो रिस्क इसमें, है ना। मेन काम क्या है इनका? सेल्फ लिक्विडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है NBFCs के द्वारा या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, सिडबी, IDBI, ये सब NBFCs, IFC, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी मैं इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट इतना ध्यान रखिए आप, कितने कितने साल के लिए ये कैसे, किस पर्पज के लिए इसे इशू किया जाता है। जहां निगोशिएबल वर्ड आ गया, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। इन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? उसमें अकाउंट पे ही नहीं होता, वो फर्दर निगोशिएट होते रहेगा, किसी का नाम नहीं लिखा होता, घूमते रहेगा जब तक कि पे ना हो जाए। ठीक है, समझा गया आपको? अपन ने मनी मार्केट तो पढ़े ही थे, क्या पढ़े थे मनी मार्केट में? सर मनी मार्केट में हमने ये पढ़े थे कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया और दिया जाता है अप टू 1 year के लिए बैंकों के द्वारा। फटाफट पढ़ लेते हैं आप, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए, बराबर है, एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेडिंग याद रखना है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विड रहे, मतलब पैसा घूमते रहे, है ना। लिखा है ना इसमें कि मार्केट में लिक्विडिटी रहना चाहिए। तो बैंक से बेहतर तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता जो लिक्विडिटी क्रिएट करे, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी देश में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ये, आपने जो पैसा अपने बैंकों में जमा किया है ना, वो उसको मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्टमेंट के रूप में, जैसे म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना इसमें, क्योंकि मनी मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कम से कम रिस्क है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी है, लिखा है ना इसमें। तो आपके रिस्क और रिटर्न के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर देता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी सेम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इसमें रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्ट कौन कर रहा है? बैंक। इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, वाई, जब पैसे की डिमांड होती है तो उस डिमांड को पूरा कौन करेगा? सप्लाई करके, कौन? आरबीआई।
किसके थ्रू? बैंकों के थ्रू। सिंपल। क्योंकि जब अगर दोनों में इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो आपको पता है पैसा लेना महंगा हो जाएगा। पैसा लो और उसको लोगों को दो, किस चीज के लिए? इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तो रिक्वायरमेंट पूरी करता है भाई बैंक, करता है कि नहीं करता है? अब भी तो बताया ना मैंने आपको, ट्रेजरी बिल, जो फॉरेन पेमेंट्स करनी है गवर्नमेंट को या विद इन द कंट्री पेमेंट्स करनी है। देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो कौन बनाता है? आरबीआई। तो आरबीआई तो सिर्फ बनाता है ना, उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? कमर्शियल बैंक से तो करेंगे। डिमोनेटाइजेशन को किसने इंप्लीमेंट किया? आरबीआई ने तो बना के बैठ गया भैया, लगी किसकी? बैंकों की। ठीक है ना? तो कितना क्वांटिटी ऑफ मनी लोगों तक जाएगा ये किस पर डिपेंड करेगा? बैंकों पे डिपेंड करेगा। देंगे तो वही है ना। जो एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट होता है ना, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनी है उसका क्या हो? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ओके। सेंट्रल बैंक गाइड करता है कि भैया एक अच्छी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी बनाओ जो लोगों को फायदा दे, है ना। कैसा? क्योंकि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कब बनाएगा? जब मनी मार्केट बेहतर फंक्शन होगा, मतलब सिक्योर रहेगा और इंडिया का मनी मार्केट बढ़िया है, तभी तो सेंट्रल बैंक सही इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। और बैंक, सेंट्रल बैंक की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट, जिसको मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा, समय दीजिए थोड़ा सा। इकोनॉमाइजेस का मतलब होता है रीजनेबिलिटी, कम खर्चों पर। क्या लिखा है इसमें? कम से कम कैश का यूज हो, इसलिए बैंक आजकल क्या यूज करने लगे? बहुत सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, बिल्स, जो मनी के क्या है, जिससे क्या होगा? कैश का कम यूज होगा तो नोट कम प्रिंट होंगे, तो खर्चा बचेगा ना आरबीआई को। आप लिख लेना सब्स्टिट्यूट में, क्या क्या लिख सकते हो? चेक, बिल्स, ई मनी आ गया आजकल तो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। और आगे क्या लिखा है? बैंक क्यों जरूरी है इस देश में? कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। जरूरी है कि नहीं जरूरी मेरे भाई? मनी मार्केट क्या करता है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी देता है, मतलब आपको, आप जिनको भी सामान बेचेंगे उनको समय से पहले पैसे देने की फैसिलिटी देता है, जिससे डेफिनेटली वो सामने वाला आपसे सामान खरीद लेता है। लिखा है ना? और उस पर क्या करता है? हैवी डिस्काउंट। और अच्छे खासे पैसे कमाता है बैंक, डिस्काउंट काट के। इनको पैसे देगा, ये किसको देगा? फॉरेन ट्रेडर को। ये आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल अभी, तो अभी पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ रिफॉर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं फिलहाल अभी, इसको एक्चुअली पढ़ाने में समय लगेगा, तो मैं रिफॉर्म्स पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं भी आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा 20-25 मिनट का, बहुत अच्छा वीडियो, उसको देखना। आप अभी कैपिटल मार्केट पढ़ लो। कैपिटल मार्केट के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा दिया जाता है, जैसे इक्विटी के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड के रूप में, जो पैसा डेफिनेटली कंपनियां रेस करती है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, फिक्स कैपिटल के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए। क्या लिखा है देखो? देश के अंदर से भी होता है, देश के बाहर से। देश के बाहर से होता है एडीआर और जीडीआर के रूप में, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में। एडीआर का मतलब होता है अगर आप अमेरिका से पैसे उठा रहे हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना। अगर आप अमेरिका के अलावा दुनिया भर से पैसे उठा रहे हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट इशू करके भी आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बाहर से अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना है तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब ये ना कि हम डायरेक्ट कैपिटल ले रहे हो बट लॉन्ग टर्म के लिए। और ये मार्केट का डेवलप होना क्यों जरूरी है? बहुत ज्यादा, वही इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी तो कंपनी ले रही ना पैसा, लॉन्ग टर्म नीड्स की फुलफिल करेगा। किस किस की? देखो बिल्कुल अपोजिट है, वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता था, है ना, छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट इशू करके ना, प्रोमिसरी नोट, चेक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल। यहाँ इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। देख रहे हो कौन लेता है ये लोग? ये कहाँ कौन लोग लेता है यहाँ से पैसे? इंडिविजुअल सेवर्स। ये लोग पैसे देते हैं, मतलब ये लोग पैसा लगाते हैं कैपिटल मार्केट में। कॉर्पोरेट सेविंग्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, है ना। और पैसा कौन लेगा इनसे? बेसिकली तो कंपनियां या कॉर्पोरेट बॉडीज, वही तो लेंगी। शेयर, कैपिटल मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग पैसे देने वाले लोग हैं, मतलब ये लोग पैसा लगाते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल मार्केट का?
अगर गवर्नमेंट को अपनी कंपनियों के शेयर डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उन्होंने अपना ही मार्केट बना के रखा है, इसको बोलते हैं गिल्ट एज। गिल्ट एज एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री। रिस्क फ्री, गिल्ट एज का मतलब होता है रिस्क फ्री। और जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया तुम्हारा रिस्क फ्री होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू की जाती है, ठीक है, बराबर है। सॉरी है, देखो लिखा है। और जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है, मतलब गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज है, फिर उनके लिए तो अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को पैसे इकट्ठे करने हैं तो अगर वो, देखो लिखा ना न्यू इशू मार्केट, अगर आप पहली बार पैसा इकट्ठा करती हो, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझ में आ रहा है? और जो शेयर डिबेंचर आपने इशू कर दिए हैं, अब उसको अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को जब ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, तो वो होता है ये मार्केट, ओल्ड इशू। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पे इशू थोड़ी ना होती है सिक्योरिटी, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी वहां ट्रेड होती है। और आईपीओ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, पहली बार जब कंपनियां शेयर इशू करती है, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएफआई के अंदर आते हैं, आईएफसी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पढ़ लिए। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुझे आईडी नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फिर जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं। मर्चेंट बैंक जो कंपनियों के शेयर्स को इशू करते हैं कंपनियों के बिहाफ में, इनको आप इशू हाउसेज भी कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, आपके 100 रुपए को मल्टीपल जगहों पर इन्वेस्ट कर देना, रिस्क फ्री हो जाता है। लीजिंग कंपनियां, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को लीज के रूप में देना, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी के इशू करना, वेंचर कैपिटल का मतलब ही वही होता है, एंड अदर्स। तो फटाफट पढ़ लें आप इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। समझा आपको क्या लिखा है? रिस्क फ्री मार्केट, सिर्फ सरकारी कंपनियों के शेयर डिबेंचर्स इशू होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं होते हैं, यहां भी होते हैं। और अभी बताया मैंने, पहली बार शेयर इशू कर रहे हो तो कौन सा मार्केट, ऑलरेडी शेयर किए हुए सिक्योरिटीज को बेच रहे हो तो कौन सा मार्केट, इसको और क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कैपिटल मार्केट भी इसी को कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक, जब पहली बार हम शेयर्स को ऑफर इशू करेंगे, शेयर डिबेंचर्स को। देखो लिखा ना, फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग। और ये क्या कर रहे हैं? जो ऑलरेडी इशू, उनको ट्रेड करवा रहा है, बिकवा रहा है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा एलिमेंट है किसका? कैपिटल मार्केट का। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हो और जिनको पैसों की जरूरत है, उनको एक जगह पर मिलाता है। इस देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875, और ये 1992 में आया है। एनएसई, ये दोनों मुंबई में है, ठीक है। खत्म हो जाएगा रे, खत्म हो जाएगा रे, बस एक ही बार देखना वीडियो, फिर खत्म। चलो, पानी पीने का ब्रेक लिया था मैंने, ठीक है। डीएफएचआई तो हमने अभी पढ़े, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देना किसको? प्राइवेट सेक्टर। दिमाग से पढ़ना है चैप्टर को, क्या क्या पढ़ना है इसमें चैप्टर में अच्छे से अपने को। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और रोल क्या है कैपिटल और मनी मार्केट का। खत्म, दिमाग से पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। जो क्या लिखा है इसमें, सॉरी मैं आगे आ गया, सॉरी। कौन कौन से हैं भैया डीएफआई? ये अभी तो अपन ने आपको चार्ट के थ्रू तो पढ़ाई दिया ना, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया चार्ट के थ्रू। आप इसका रोल क्या है कैपिटल मार्केट का, फटाफट देखेंगे। जिनके पास भर भर के पैसा है, दो प्रकार के लोग पैसा, तीन प्रकार के लोग बेसिकली पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट में, अगर आपने देखा होगा। एक जो जिनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, बहुत ही फास्ट मनी वाले लोग हैं जो सबसे ज्यादा डूबते हैं। एक वो जो जिनके पास आइडल मनी पड़ा हुआ है, सरप्लस, जो दिमाग से पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, जो हर्षद मेहता बनना चाहते हैं। और दूसरे जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, होलसेल बायर्स, और कंपनियों के रूप में कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड्स। इनको पैसों की बहुत जरूरत है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। इनसफिशिएंट होता है पैसा, मिलता नहीं है इनको, क्योंकि चाहिए सबको ना। तो ये आपको मदद करता है कैपिटल मार्केट। आप अपना पैसा यहाँ लगाओ, है ना, और क्या खरीदो? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो पहला क्या हो गया, जैसे उसमें क्या था, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में क्या आ गया? मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लोगों के सेविंग्स को यूज करना लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करा के। किसकी डिमांड को पूरा करना? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन।
कौन सा कैपिटल देता है आपको? इक्विटी, जो हमको मनी मार्केट से नहीं मिलता। इक्विटी शेयर कैपिटल ये आपको प्रोवाइड करता है, किसको? एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे वो क्या खरीदते हैं अपनी बेसिकली कौन सी एसेट्स? फिक्स एसेट्स। ठीक है बेटा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत आसान है, जहां एफिशिएंसी वर्ड आ गया, सेविंग ऑफ टाइम, क्वालिटी। ओके, सेविंग ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी। पैसा आ रहा है, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, इससे आपके रोजमर्रा के काम करने की जो खर्चा है, जो एनर्जी वो बचती है। देखो लिखा है, रोजमर्रा में पैसा आएगा तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स किसी को देने नहीं पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से सेटलमेंट हो जाएगा, जल्दी से चीजों को खरीद पाओगे। दूसरी बात, एक और चीज, अब जिसको पैसे लगाने, इन्वेस्ट करना और किसी को उससे पैसे लेने, तो ये जो मार्केट है कैपिटल मार्केट, जिसको आप शेयर मार्केट भी कह रहे हैं, ये आपको एक जरिया देता है, तो आपको ज्यादा पैसे लगते नहीं ना। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों जब एक दूसरे को पैसा लेन देन करेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान हो चुकी है। डीमैट अकाउंट खोल लो, अब तो ईजी है सब कुछ, है कि नहीं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ईजी हो जाता है, आपको ज्यादा कमीशन वमीशन देने की जरूरत नहीं, अब पैसा तुरंत पहुंच जाएगा, सेटलमेंट टाइमिंग्स, वो मतलब है उसका। आपने तुरंत खरीदा, तुरंत वैल्यूएशन दिख जाती है, जो चीज आपने खरीदा है शेयर मार्केट में तुरंत उसकी वैल्यू दिखती है कि नहीं दिखती है? बराबर है ना? शेयर्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन से मार्केट की तरफ जा रहा है, बुल मार्केट की तरफ के बियर मार्केट की तरफ, तेजी वाला कि मंदी वाला। बराबर है कि नहीं? जोड़ता है, कुछ लोगों को मिलाता है। किसको मिला रहा है? देखो, रियल मतलब कैपिटल, पैसा एक्चुअली। रियल एसेट्स का मतलब होता है, या रियल रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। और फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है? पैसा या पैसे से खरीदी हुई एसेट्स। इनको एक जगह पर लाके खड़े कर रहे हैं। देखो ना, सब यहीं पर पैसा लगा रहे हो। प्रॉब्लम तो इसकी भी नहीं है, ये तो भी कट चुकी है अपने को, तो हो गया अपना, खत्म हो गया। समझ में आया? जिसको भी फिक्स एसेट्स के लिए पैसा चाहिए यहीं से इशू कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए चाहिए यहीं से कर रहा है, इक्विटी इशू करना चाहिए यहीं से कर रहा है, बड़े बड़े डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू करना यहीं से कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए यहीं से कर रहा है, लोकल व्यापारी को चाहिए यहीं से कर रहा है, एक्सटर्नल फंड इकट्ठे करना यहीं से कर रहा है। तो कैपिटल मार्केट तो बहुत बढ़िया हो गया ना, एक ही जगह पर आपको हर प्रकार के सोर्सेस मिल जा रहे हैं, छोटे से, ज्यादा नहीं है इसके रोल। खत्म, फिनिश हो गया है। अभी ये रिफॉर्म्स हमको फिलहाल, अभी मैं मतलब ना वो रिफॉर्म्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, याद से देखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये खत्म, इसको देखो, फिनिश करो। ओके, अच्छे से देखना बेटा और मुझे बताना समझा गया।